जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ईवीएस के कुछ प्रश्नों के साथ यहाँ पे आया हूँ दोस्तों, जो कि प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने, और बता दें आपको दोस्तों कि ट्रेन बेस्ड प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन और दूरी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न पूछा गया है कि ट्रेन की औसत चाल बताना है आपको। तो चाल बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूरी जो है वो दे रखी है 1120 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे दूरी जो है वो 1120 किलोमीटर दे रखी है। अब यहाँ से आपको समय जो है काउंट करना है और समय से इस पर डिवाइड कर देना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रेन जो है वो 29 नवंबर को ट्रेन जो है वो चलती है, और ट्रेन जो चलने का समय यहाँ पे दिया है वो है रात में 7:45 जो है ट्रेन वो चलती है। कब? 29 नवंबर को। और पहुँचती कब है? वो 1 दिसंबर को 11:45 पे पहुँच जाती है, जो कि सुबह का समय है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें, पूरा जो समय लगा है वो 40 घंटे का समय जो है यहाँ पे पूरा लगा है। ठीक है। अब 40 का क्या करना दोस्तों, इसमें भाग दे देना है। बिल्कुल 2120 में अगर हम 40 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न होता है और जवाब भी बिल्कुल सिंपल ही होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अगला प्रश्न आपके सामने। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में दिया गया हुआ समूह चुनिए जो कि जड़ों का है। बिल्कुल, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है वो जड़ों का है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि गाजर, चुकंदर, मूली सभी क्या है? जड़ों के समूह हैं। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान ओक की एक वृक्ष है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और दोस्तों अच्छे प्रश्न है, आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि नेपेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है, जिसे घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल। दूसरा कथन दे रखा है कि इसका आकार जो होता है घड़ी जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा कथन है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। बिल्कुल दोस्तों, जो कथन आपका यहाँ पे दिया गया कथन 1 कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और अगर बात करें कि इसका आकार जो होता है घड़ी जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। वहीं जो कथन सी दे रखा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को, नहीं दोस्तों, गलत है, क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढक, चूहों को भी फंसाकर उनका शिकार जो है करता है। और यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की गंध जो है वो निकालता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही कथन सही है, केवल ए और बी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बिल्कुल दोस्तों, यह जो प्रदेश है वो कहाँ पे अवस्थित है? वह गुजरात में अवस्थित है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट से अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं।
उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह क्या है? बुनियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है? तो उच्च ज्वर के साथ तेज कपकपी जिसका उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या है? मलेरिया है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब मलेरिया। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि देखिए दोस्तों, अब आपका यहाँ पे प्रश्न ट्रेन बेस आया था, अब ये दूसरा प्रश्न जो है डायरेक्शन बेस है, ये भी थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, डायरेक्शन बेस, यहाँ पे डायरेक्शन का अगर आपको नॉलेज है तो फिर इस प्रश्न का जवाब जो है आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होता है मुख्यतः 4 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। ये आपका पूरब हुआ, इधर आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके 4 सब दिशाएं होती हैं। ये आपका उत्तर पूर्व होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका दक्षिण, यहाँ पे आपका दक्षिण है, ये आपका दक्षिण और पूर्व हुआ। अब ये आपका उत्तर और पश्चिम है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका पश्चिम और दक्षिण है। बिल्कुल 4 दिशाएं होती हैं, 4 मेन होती हैं और 4 की सब दिशाएं भी होती हैं। अब इस प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ना है और इसका हल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी डॉक्टर का घर जो है यक्ष पर स्थित है। डॉक्टर है और उसका घर कहाँ पे स्थित है? यक्ष बिंदु पर डॉक्टर का घर जो है वो स्थित है। करता क्या डॉक्टर? किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वो वाई पर, उसका कोई अस्पताल है जहाँ पे वो काम करता है वो वाई पर स्थित है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। अब डॉक्टर पहले कहाँ पे जाएगा? ए पे जाएगा, जो कि यक्ष के ठीक पूरब में 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल डॉक्टर सबसे पहले यक्ष से कहाँ जाएगा? ए पे जाएगा, जो कि डॉक्टर यक्ष के ठीक पूरब में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल ये पहला हो गया। फिर वह बी पर जाते हैं, फिर वह कहाँ पे जाएगा? बी पर जाएगा, जो कि ए के ठीक दक्षिण में, अब दक्षिण दिशा में जाएगा, जो कि कहाँ पे पहुंचेगा? बी पे पहुंचेगा और इसकी दूरी कितनी है? 450 मीटर इसकी जो है डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल फिर आगे फिर वह सी पर जाता है, जो कि बी के ठीक पश्चिम में, अब यहाँ पे ठीक पश्चिम जाना है, जो कि कितना है? 120 मीटर की दूरी पर स्थित है और यह बिंदु क्या है? सी है। बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गए और अंत में वह वाई पर जाएगा। बी पर ठीक पश्चिम में पहुंच गया, अंत में वह वाई पर जाएगा, अपने अस्पताल पहुंचे, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर। बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ पे उत्तर दिशा में जाएगा और वाई बिंदु पर पहुंच जाएगा, जो कि 90 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ की दूरी कितनी है? 90 मीटर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा आपको बतानी है। अब यहाँ पे वो अस्पताल तो पहुंच गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका वही डायरेक्शन वाला जो फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। अब आपको इस डायरेक्शन को बताना है कि कौन सी दिशा होगी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम बात किए थे कि उत्तर पश्चिम, ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर और पश्चिम की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सेकंड राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? तो चेराओ नाच जो है कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है? अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम के लोगों का ये नृत्य है, जो मिजोरम के लोग इसको करते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। वही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। एनसीएफ महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों में जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गणितात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। अगला है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, यही नहीं करना है। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होता है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का जो है विकास किया जाए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ से बता दें आप सभी को कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 और 5 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगला है कि चौथा जो ऑप्शन है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा बता दें आप सभी को कि 1 और 2 की कक्षाओं के लिए जो है यहाँ पे 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन जो है वो पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सिखाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो नेगेटिव टैग वर्ड्स या पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं उसकी मदद से भी इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त अवसर जो है दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण याद करने की बात यहाँ पे की जा रही है तो नेगेटिव हो गया, इसको काट दीजिए। वहीं पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षक केंद्रित की बात की जाए तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे सूचनाओं के द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जो है सिखाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो कहने का मतलब है कि जो 6 थीम होती है उसमें से कौन सा 6 थीम है। बिल्कुल 6 थीम में से कौन सा उप थीम इसमें से कौन सा है। परिवार और मित्र थीम है, भोजन थीम है, जानवर और हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं। बिल्कुल दोस्तों परिवार, मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं सभी क्या है, थीम है। जबकि जानवर क्या है, एक सब थीम है या उप प्रकरण है। बिल्कुल चलिए हम अगले प्रश्न पे यहाँ पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं। वांछनीय गतिविधियां विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। वांछनीय गतिविधि कौन सी है इसमें से। बिल्कुल विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करने का काम करना, संबोधित करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण होता है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों का समुदाय का सदस्य होना या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। बिल्कुल यहाँ पे व्याख्या और परिभाषा की बात की जा रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको काट दीजिए। तो आपके पास 3 ही बचते हैं, ए, बी और सी। बिल्कुल सही। चलिए हम अगले प्रश्न पे यहाँ से चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन की व्याख्या के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों बता दें आप सभी को बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ने के 2 ही साधन होते हैं, वृत्तांत और कहानियां। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है।
बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, बता दें आप सभी को कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का जो मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों के सृजनात्मकता का विकास हो सके, बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशल का भी विकास हो और उसके साथ साथ बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं कि अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहु प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद करता है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे तो राइट जवाब क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बिल्कुल ये दोनों सही होंगे, तो बी और सी क्या है, राइट है। चलिए हम अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। तो बिल्कुल दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को सीखने का जो सबसे प्रभावशाली संसाधन है वो परिवार के सदस्य हैं, समुदाय है उसका, इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से सीखने के कौशल से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण जो है किया जाता है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, या अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ज्ञात से लेके अज्ञात की ओर जो है। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का संसाधन नहीं है। बिल्कुल दोस्तों पोर्टफोलियो, क्रम धर्मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण जो है वो साधन नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इस चीज से दूर रहना चाहिए या दूर करना चाहिए। बिल्कुल उनके प्रश्न को सही या गलत में आंकना बिल्कुल गलत है। कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनसे चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकती है यदि जो शिक्षक है बच्चों को क्रियाकलापों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलापों का अवलोकन कर अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली। तो इस सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है, मछली, कौआ, घड़ियाल या कछुआ। तो इसमें से कौआ जो है सबसे भिन्न है, बाकी सभी क्या है, जलीय जीव है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अब दोस्तों मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मैचिंग कराने के लिए एक प्रश्न या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 है और कॉलम 2, दो कॉलम दे रखे हैं और इस एक कॉलम में शहर या राज्य का नाम दिया है और वही दूसरे में दिया गया है अत्यधिक पसंद वाला भोजन। तो हांगकांग में लोगों का जो पसंद का भोजन है वो क्या है, पकाया हुआ सांप जो है हांगकांग के लोगों का जो है भोजन है। वह अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपी कोया जो है वो वहाँ के लोगों का अत्यधिक पसंद का भोजन है। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में पकाई गई मछली को खाना पसंद करते हैं और गोवा के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में
बनी समुद्र की मछली को खाना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू हुआ, कौवा हुआ, बसंत गौरी या मैना। तो इसमें से बता दें आप सभी को कि मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू क्या होता है? एक रात्रिचर प्राणी होता है और जिसकी आंखें जो होती है मनुष्य के समान होती है और यह अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ये है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी है कि मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखने के लिए करते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि जो घरों की विशेषताएं दी गई हैं, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती है रे में रहते हैं। बिल्कुल सही है। वह अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली में बांस के घर बिल्कुल नहीं दोस्तों। मनाली में आपके पत्थर या लकड़ी के पत्थर घर आपको देखने के लिए मिलेंगे और लकड़ी के घर, ठीक है। क्योंकि और लेह में बात करें अगर लेह में पत्थर के 2 मंजिल मकान बनाए थे और नीचे के मंजिल पर जरूरत के सामान और जानवरों को रखने के लिए उपयोग किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो क्योंकि ए और सी बिल्कुल सही है। आगे है अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा लेता है। ये तो गलत हो गया क्योंकि एक बड़ा हाथी हो या कोई भी हाथी हो 100 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां जो है नहीं खा सकता है, ठीक है। बिल्कुल इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे इनके शरीर को क्या मिलता है? ठंडक मिलती है। ये भी आपका सही है। और किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सबका फैसला है, सब कुछ नेतृत्व तय करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, डी और ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा।